Dear students and friends, today we shall discuss Rajasthan Tenancy Act 1955. राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 एक ऐसा महत्वपूर्ण एक्ट है जो समाज के कमज़ोर से वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो उस वक्त माने जाते थे उनको लाभ दिया गया है. There are peasants who were doing agriculture on the land, but there were no rights of these people on that land. That land belonged to the Jagidar, Jamidar or Vishwadar, and they are being exploited by these landholders. Therefore, it was spoken and considered that these tenants should be saved from exploitation of such persons. It was also slogan of the independence, and after the independence द जमींदारी प्रथा उन्मूलन की गई. तो उसी का ये एक टेनेंसी एक्ट भाग है, उसका हम यहाँ विवरण कर रहे हैं. टेनेंसी एक्ट में मुख्य रूप से जो जमीन जमींदारों के पास थी, विश्वेदारों के पास थी, जागीरदारों के पास थी, उस जमीन के जोता, कल्टीवेटर, किसान थे, टेनेंट्स थे, और उनका शोषण हो रहा था. उस शोषण को बचने के लिए पहले भी कोशिश की गई थी. जैसे जयपुर स्टेट टेनेंसी एक्ट 1945, बीकानेर टेनेंसी एक्ट 1947, the Bundi State Tenancy Act 1947, and Jaipur Land Acquisition Act 1949. No, sorry, Jaipur State Land Acquisition Grant Act 1947. These were some acts which were vogue in the state. State was not integrated. उस तक स्टेट का एक संपूर्ण रूप से पूरा गठन नहीं हुआ था. You know, Rajasthan state was formed from the former various princely states, which were governed by the various princes under the control of the central government, that is the British Empire. However, they are called independent state, but really they were not independent state. They were governed by the central state government of British Empire. ये नारा लगाया गया कि ज़मीन जोता की है, जो खेती कर रहा है उसी की ज़मीन है. इस नारे को फलीभूत करने के लिए एक कमेटी बनाई गई. A committee was constituted and it gives its recommendation. Before coming into existence, Rajasthan Tenancy Act 1955, one ordinance was issued to solve the problem. That ordinance was amended in 1953, 1952 and 54.
It was issued in 1949 and it was amended in 1952 and 1954. The bill draft of Rajasthan Tenancy Act was submitted to the Rajasthan Assembly in 1953 and it was unanimously passed by the Assembly, and the bill was converted into a law or act and it came into existence on 15th October 1955. It means it was enforceable from 15th October 1955 and the provisions of this act were applicable to the whole of the state. तो आपने ये बात देख ली कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के एक्ट राजस्थान के इंटीग्रेशन से पहले विभिन्न प्रिंसली स्टेट्स में थे, और ये जो एक्ट थे इनको इकट्ठा करके कमेटी बैठाएगी और एक ऑर्डिनेंस 49 में जारी किया गया। 49 के ऑर्डिनेंस को पुनः 1952 और 1954 में अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के ड्यूरेशन में ही 1953 में राजस्थान असेंबली में ये ड्राफ्ट बिल राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 का रखा गया, और इस ड्राफ्ट बिल से जो बिल एक्ट तैयार हुआ वो एक्ट 15 अक्टूबर 1955 से लागू गया। इस एक्ट की मुख्य जो है फीचर्स क्या थी? पहली फीचर तो ये एक्ट का उद्देश्य ये है कि इट वाज कंसोलिडेटेड एंड मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जमींदार्स, विश्वेदार्स एंड जागीरदार्स। जागीरदारों, विश्वेदारों और जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए फार्मर्स को, टीनेंट्स को के लाभ के लिए जो कमज़ोर सेक्शन था सोसाइटी को, ये एक्ट पास किया गया, ये बिल पास किया गया और ये एक्ट बनाया गया। दूसरा मुख्य इसका काम था कि इस एक्ट को यूनिफॉर्म बनाया गया। पुराने सारे एक्ट्स जो थे, ये जो मैंने विवरण किए हैं, वो सब एक्ट्स रिपील कर दिए गए, हटा दिए गए, उनको निष्प्रभाव कर दिया गया और उसके स्थान पर ये एक्ट सामने आया। तीसरी बात, इसकी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें ज़मीन की जो मालिक थी, होल्डिंग ऑफ लैंड वाज गिवन टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को दी गई, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के ये जो है ज़मीन गवर्नमेंट को दी गई, और गवर्नमेंट इसमें विभिन्न प्रकार के राइट्स, जैसे किसान को टीनेंसी राइट्स दिए, खातेदारी के अधिकार दिए, और कुछ एक्सेप्शन में जैसे कुछ ज़मीन को सब लीज के ऊपर गवर्नमेंट किसी दूसरे को मालिक के रूप में दे सकती थी विभिन्न यूजों के लिए। इस प्रकार किसान को टीनेंसी राइट फुल दिए गए, यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया और ज़मीन की होल्डिंग टीनेंसी सरकार की हो गई। इसके पीछे सरकार, गवर्नमेंट हैज़ टू अक्वायर द लैंड दैट वाज बीइंग होल्ड बाय जमींदार्स, जागीरदार्स एंड विश्वेदार्स। अब जमींदार, जागीरदार और विश्वेदार के पास जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को पहले सरकार को खुद लेना था और खुद लेकर उसके पट्टे जो टीनेंट थे, एक्चुअली दे आर डूइंग द एग्रीकल्चर ऑन दैट लैंड, वाज टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये एक सिस्टम था। अब हम बात समझ गए होंगे, वी हैव अंडरस्टूड फुली that the objective of this act was to give the benefits of weaker section of society, and for that fulfilling the objective, government become the holder of the land, and that land was to be given to the tenants for tenancy rights, and others for other rights, may be converted into other rights.
This was the process by which the benefits were given to the weaker section of society, and we shall now enumerate the various provisions of the act which are beneficial to the weaker section of society and how can they may be executed. अब हम ये बात समझ गए होंगे कि इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य गरीब गुरबों की सहायता थी, उनको शोषण से बचाना था। दूसरा, एक पूरे पुराने विभिन्न एक्टों को ख़त्म करके नए एक्ट की स्थापना करनी थी। तीसरा, ज़मीन की होल्डिंग जो जमींदारों, जागीरदारों और दूसरों के पास थी उसको सरकार को लेनी थी, और इस प्रकार सरकार को होल्डिंग लेने के बाद उसके पट्टे टीनेंसी के पर्पज़ के लिए और अन्य पर्पज़ के लिए जारी करने थे। इससे पहले हम इस की विशेषताओं को डिस्कस करें, एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि टीनेंसी क्या होती है, व्हाट इज़ टीनेंट एंड व्हाट इज़ टीनेंसी। आई एम स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, मैं बार बार बोल रहा हूँ टीनेंसी। देखो, देयर इज़ वन टाइप ओनर, व्हेन ए लैंड इज given to any person and he becomes the owner, he can do everything on that land what is legal. But as per Tenancy Act, when a land is given to a khatedar, tenant, he can do agriculture on that land, not for any other purpose. It means खेती करने का जो अधिकार है उसको बोलते हैं टीनेंसी, और जो खेती करता है उस पर जिसको ये अधिकार दिया गया है वो टीनेंट। अगर वो दूसरे पर्पज़ के लिए लैंड को कन्वर्ट करवाना चाहता है तो उसको सबसे पहले उस लैंड को सरेंडर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, अपने राइट को, लैंड को नहीं, राइट को, राइट टीनेंसी राइट, लैंड तो उसकी है ही नहीं। टीनेंसी राइट को सरेंडर करना पड़ेगा कलेक्टर को, और कलेक्टर उस सरेंडर को स्वीकार करके दूसरे पर्पज़ के लिए जैसे इंडस्ट्री, कॉमर्शियल पर्पज़, दुकानों के लिए, बिजनेस के लिए, हाउसिंग पर्पज़ जैसे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, इनके लिए जब ज़मीन को वह कलेक्टर वापस उनको देगा, कुछ प्रीमियम लेके, कुछ कन्वर्सन चार्जेस लेके, कुछ डेवलपमेंट चार्जेस लेके, उसका प्रोविजंस अलग से हैं जिस पर मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब तक हमने जो समझा है वो ये समझा है कि ये टीनेंसी एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी, टीनेंट क्या है, टीनेंसी एक्ट की मुख्य विशेषता क्या क्या हुई, क्यों टीनेंसी एक्ट एक यूनिफॉर्म एक्ट हो गया, उसके प्रयोग के लिए पूरे स्टेट में वो लागू हो गया, और वो मुख्य रूप से किसानों को शोषण से बचाने के लिए था। इस प्रकार हमने इस पर डिस्कस कर लिया है, और मैं समझता हूँ कि ये आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द फुली अप टू दिस स्टेज, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड फुली may please share this lecture to your friends so that they may be benefited, who are appearing at RS examination, who are appearing in law examinations, or who are appearing in judicial examination. It is one of view on the act. If you want to read more and more, then you have to take the help from the books and other detailed lectures. It is for you to make your mind clear. Thanks. Subscribe the channel so that I may be motivated.